योगीराज भगवान है, गली गली है नाव। योगीराज भगवान है, गली 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 है नाव। पास सुंदरी पलंग पर दबा रही है पांव, साधना सफल हो गई। सही। इसके पहले मैं अपने नाम के सामने उपनाम आजाद लिखा करता था। अच्छा। माधवी वर्मा ने मेरी कविता सुन करके मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम आजाद नाम को लिखते हो। आजाद तो एक ही हुआ है, चंद्रशेखर आजाद, दूसरा कोई आजाद पैदा ही नहीं हुआ। तो तुमने इस गोष्ठी को जगमगा दिया है, तुम अपना नाम जगमग रखो। अच्छा। कि रो रो जनता को अपना मधुमास दे दिया, वात्सल्य को चीख चीख संन्यास दे दिया। और कैकेयी ने केवल जनहित की रक्षा में सबसे प्यारे बेटे को वनवास दे दिया। कैकेयी ने केवल जनहित की रक्षा में सबसे प्यारे। कभी क्रोध की ज्वाला उर से नहीं उगलती, कभी क्रोध की ज्वाला उर से नहीं उगलती, दुर्दिन में भी अपने पद से नहीं फिसलती। मेरे मन का राम भाग्यशाली ये कितना, जिसकी सीता कंचन मृग पर नहीं मचलती, जिसकी सीता कंचन मृग पर नहीं मचलती। कि जब से हंसों की कुर्सी पर कौवों का अधिकार हो गया, जब से हंसों की कुर्सी पर कौवों का अधिकार हो गया, तब से ही मित्रों जगमग का हर दोहा दमदार हो गया। कि बहुत गर्व से कर रहा कौवा आज किलोल, बहुत गर्व से कर रहा कौवा आज किलोल, पीट रहा है मंच पर प्रजातंत्र का ढोल, हंस अभिनंदन करते। भले करो उपवास तुम, भले सहो अपमान, भले करो उपवास तुम, भले सहो अपमान, लेकिन बोलो जोर से भारतवर्ष महान, आज गणतंत्र दिवस। और मंत्री जी क्या दूं तुम्हें पीने को इस वक्त, मंत्री जी क्या दूं तुम्हें पीने को इस वक्त, इस शरीर में है नहीं एक बूंद भी रक्त। देखें लैला बोली कैसे पूछ रहे क्या हाल, लैला बोली कैसे पूछ रहे क्या हाल, मेहनत करके लाइए पहले आटा दाल, मोहब्बत फिर कर लेना। कितना सुंदर लग रहा पंडित जी का वेश, मुर्गा खाते रात में पर देते उपदेश, अहिंसा परमो। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं गाँव का था। आज हम लोग साहित्य पे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि माहौल थोड़ा सा चुनाव का भी है और कुछ चुनावी व्यंग भी आज हम लोग इसमें सुनेंगे। तो आज जो खास मेहमान है हमारे साथ इस एपिसोड में, इस एपिसोड में जगमग जी हैं हमारे साथ। हम लोग आपको जगमग जी के ही नाम से जानते हैं और जो परिचय होता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की धरती है ये, बस्ती में हम लोग, और इस धरती पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो इतिहास लिखा है, साहित्यिक इतिहास लिखा है, उसके अलावा यहाँ पे बहुत से ऐसे साहित्य के पुरोधा हुए हैं, जिसमें से श्री जगमग जी भी अग्रणी पंक्ति में आते हैं। तो आज हम लोग इस साहित्य के पुरोधा से बहुत कुछ चीज़ें सीखेंगे, जानेंगे और चर्चा करेंगे कि हिंदी साहित्य की अगर हम बात करें तो उसका जो आज के समय में कुछ चीज़ें ऐसी भी हो रही हैं कि हम नई वाली हिंदी, पुरानी वाली हिंदी के बारे में उलझे हुए हैं, भाषाई स्तर खराब हो रहा है। तो एक घाल-मेल और खिचड़ी के अलावा जो एक क्लासिकल लिटरेचर की बात हम करेंगे। तो आइए सीधे हम स्वागत करते हैं जगमग सर का। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। मेरा पूरा नाम डॉक्टर रामकृष्ण लाल जगमग है जी। मैंने 1968 से साहित्य साधना शुरू की। मेरे पनाना मुंशीधर मुख्तार थे, फारसी के शायर थे। अच्छा। कविता लिखने की प्रेरणा मुझे अपने गुरु डॉक्टर रामदत्त पांडे जी से प्राप्त हुई। 1972 में मैं इलाहाबाद गया। हमारे गुरु थे बालसोम गौतम जी, जिनके अंदर भी प्रतिभा होती थी, उनसे मैं कुछ न कुछ सीख लेता था और उन्हें अपना गुरु बना लेता था। महादेवी जी वर्मा जी का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे इलाहाबाद में प्राप्त हुआ। वहाँ लोग कविता सुना रहे थे, मैं बैठा था। मेरी उम्र उस समय 20-22 वर्ष की रही होगी। बालसोम जी ने कहा तुम भी कोई कविता सुनाओ। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस महान व्यक्तित्व के सामने मैं कुछ कहूँ, लेकिन बहुत जोर देने के बाद, उनके बहुत डांटने के बाद मैंने एक छोटी सी कविता सुनाई। इसके पहले मैं अपने नाम के सामने उपनाम आजाद लिखा करता था। अच्छा। माधवी वर्मा ने मेरी कविता सुन करके मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम आजाद नाम को लिखते हो। आजाद तो एक ही हुआ है, चंद्रशेखर आजाद, दूसरा कोई आजाद पैदा ही नहीं हुआ। तो तुमने इस गोष्ठी को जगमगा दिया है, तुम अपना नाम जगमग रखो। अच्छा।
मतलब तो ये तखल्लुस जो है वो आपको माँ महादेवी वर्मा जी जी ने के माध्यम से मिला जी और उनका मैंने चरण स्पर्श किया। जी उनका ढेर सारा आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। मैं हास्य व्यंग की रचनाओं के साथ साथ गंभीर रचनाओं में भी अ, मेरी दक्षता है। जी और 1972 में मैंने दुमदार दोहों की रचना की। जी, ऐसा हमने भी सुना है कि मतलब दुमदार दोहे का जो जनक माना जाता है, वो आपको ही माना जाता है। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को थोड़ा-सा दुमदार दोहा होता क्या है? 2-4 इसके उदाहरण भी हमारे दर्शकों को आप बताएँ। देखिए दोहे बहुत से हैं, दोहे तो लोग लिखते ही हैं। जी। कबीर ने लिखा, कबीर ने लिखा, रहीम ने लिखा, बिहारी ने लिखा। हुँ, हुँ। तो मैंने दोहे के आगे एक दुम लगाया, अच्छा। जिसे दुमदार दोहों की संज्ञा दी गई। हुँ, हुँ। और उस समय गाजीपुर में एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन हो रहा था, 1986 की बात है। हुँ, हुँ। उसमें शरद जोशी ने हुँ। और मेरे दुमदार दोहों की प्रशंसा मुक्त कंठ से की, अच्छा। मुझे आशीर्वाद दिया। और मेरी पहली पुस्तक 1974 में जो प्रकाशित हुई, हुँ। दुमदार दोहों का संकलन, उसमें लगभग 200 दुमदार दोहे प्रकाशित हैं। तो लोगों ने मुझसे पूछा कि तुमने दुमदार दोहे लिखा क्यों? हुँ, हुँ। तो मैंने देखा जो समाज में विसंगतियाँ हैं, राजनीतिक विसंगतियाँ हैं, सामाजिक विसंगतियाँ हैं, हुँ, हुँ। तो मैंने एक 2 पंक्तियाँ सुनाई कि जब से हंसों की कुर्सी पर कौवों का अधिकार हो गया, हुँ। जब से हंसों की कुर्सी पर कौवों का अधिकार हो गया, तब से ही मित्रों जगमग का हर दोहा दुमदार हो गया। अच्छा, अच्छा। तो कुछ दुमदार दोहे आपको जी। प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी। विचार कि बहुत गर्व से कर रहा कौवा आज किलोल, हुँ। बहुत गर्व से कर रहा कौवा आज किलोल, पीट रहा है मंच पर प्रजातंत्र का ढोल, हुँ। हंस अभिनंदन करते। वाह! भले करो उपवास तुम, हुँ। भले सहो अपमान, हुँ। भले करो उपवास तुम, भले सहो अपमान, हुँ। लेकिन बोलो जोर से भारतवर्ष महान, हुँ। आज गणतंत्र दिवस। हुँ। और मंत्री जी क्या दूं तुम्हें पीने को इस वक्त, हुँ। मंत्री जी क्या दूं तुम्हें पीने को इस वक्त, इस शरीर में है नहीं एक बूंद भी रक्त, पीस कर पी लो हड्डी। और एक दुमदार दुआ देखें कि लैला बोली कैसे पूछ रहे क्या हाल, हुँ। लैला बोली कैसे पूछ रहे क्या हाल, मेहनत करके लाइए पहले आटा दाल, मोहब्बत फिर कर लेना। जी। कितना सुंदर लग रहा पंडित जी का वेश, हुँ। मुर्गा खाते रात में पर देते उपदेश, अहिंसा परमो धर्म। और आज बाबाओं के को लेकर के बहुत से लोग उनके नाम का प्रयोग करते हैं व्यंग के माध्यम से। हुँ। ये दोहा 1972 का लिखा हुआ आज भी प्रासंगिक है। जी। योगी राज भगवान है गली गली है नाव, हुँ। योगी राज भगवान है गली, गली। गली गली है नाव, पास सुंदरी पलंग पर दबा रही है पाँव, हुँ। साधना सफल हो गई। सही है। और एक दुमदार दुआ की कहा सुता के बाप ने अब क्या मिलना यार, हुँ। कहा सुता के बाप ने अब क्या मिलना यार, नींबू सा जब आपने मुझे लिया है गार, तब क्या गले मिल रहे हैं। जी। बीच में और मैं थोड़ा-सा एक क्षमा दुमदार दोहा जी। देखिए कि गीत सुनाए मंच पर हुँ। ज्यों कविराम सभीत, हुँ, हुँ। गीत सुनाए मंच पर ज्यों कविराम सभीत, क्यों विनोद जी कह पड़े यह तो मेरा गीत अभी चोरी करता है। तो इस तरह से ढेर सारे जी। दमदार दोहों की जी। रचनाएं हुई। जी। और देश के बड़े बड़े कवि सम्मेलन के मंचों पर मुझे सराहा गया। जी। और एक जमाना था कि काका हाथरसी, निर्भय हाथरसी, सोम ठाकुर और रमानाथ अवस्थी, हुँ, हुँ। ब्रजेंद्र अवस्थी, हुँ, हुँ। उमाकांत मालवीय, पंडित श्याम नारायण पांडे, राष्ट्रकवि सोहनलाल द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। जैसे कवियों का सानिध्य मुझे जी। मंच पर प्राप्त हुआ। जी। जैसे आज के समय में जो लिटरेचर लिखा जा रहा है, आज का युवा वर्ग भी कुछ लिटरेचर लिख रहा है, अपने अंदाज में लिख रहा है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो आप लोगों का क्लासिकल दौर था, आपने महादेवी का नाम लिया, महाप्राण का नाम लिया, निराला के सानिध्य में आप लोग रहे। तो उस लिटरेचर और आज की लिटरेचर में आप क्या असमानता देखते हैं और आज का साहित्य किस दिशा में जा रहा है? देखिए आज तो हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। आज हमारी जो नई पीढ़ी है वो दिग्भ्रमित है। उस जमाने में देखिए काका हाथरसी थे, निर्भय हाथरसी थे, शैल चतुर्वेदी थे जो व्यंग लिखते थे, शरद जोशी थे जो व्यंग लिखते थे, हास्य व्यंग की रचनाएं मंच पर सराही जाती थी। आज उस तरह के व्यंग नहीं, आज तो मंच पर चुटकुले सुनाया जा रहा है। एक वल्गैरिटी, एक फूहड़पन दिखता हमें मंचों पे। मैंने तो लिखा कि तुमने साहित्यिक कविताएं लिखकर क्या पाया,
आज तक किसी कवि सम्मेलन में किसी संयोजक ने तो तुमको नहीं बुलाया। तुमने साहित्यिक कविताएं लिखकर क्या पाया? आज तक किसी कवि सम्मेलन में किसी संयोजक ने तुमको नहीं बुलाया। तुमसे तो अच्छा हमारे मोहल्ले का घोंचू है, जो मंच पर चुटकुले सुनाता है, एक रात में 5 लाख पाता है। ये स्थिति आज की है। आज मंचों की दशा बिल्कुल प्रतिकूल हो गई है। मतलब मालिश पुराण के जो है पुरोधा पैदा हो रहे हैं आजकल। हाँ जी जी, आजकल का रचनाकार तत्कालवादी है, रातों रात महाकवि होना चाहता है। जो कविताएं मंच पर सुनाई जा रही हैं वो कविता की कोट में आती ही नहीं है। मंच पर कभी कभी हम कविता से साक्षात्कार कर लेते हैं, कभी कभी कर लेते हैं, वरना आज के कवि सम्मेलनों में तो अब जाने की इच्छा नहीं होती है। हम लोगों ने वो पुराना दौर देखा है, वो समय देखा है, बेधड़क बनारसी थे। इन लोगों ने सचमुच एक युग का निर्माण किया, साहित्य का निर्माण किया, साहित्य का सृजन किया। लेकिन आज तो कोई स्वाध्याय भी नहीं करता है, कोई पढ़ता भी नहीं है। आज स्वाध्याय से लोग को सुदूर हैं, जो मन में आया लिख दिया, तुकबंदी कर दिया। तुकबंदी कविता नहीं है। उसके उसके एक अपने मायने होने चाहिए, एक पॉजिटिव मैसेज जनरेट होना चाहिए कि अगर 1 लाइन 2 लाइन की कविता पढ़ी जा रही है तो उसमें कम से कम 15 मिनट जो है फर्जी के फूहड़पन और अश्लील मजाक, द्विअर्थी संवाद ये करके दर्शकों से तालियां पिटवाई जा रही हैं। अब दूसरी बात ये कि मंच पे उसी को मौका मिल रहा है। अगर मसलन आप कह लें कि यदि वो कोई महिला है, कवित्री है, अगर वो खूबसूरत नहीं है तो उसको मंच पे नहीं बुलाया जा रहा है। ये भी एक विसंगति हम देखने को पाते हैं। तो आपने एक साहित्य को एक लंबा अरसा जिया है, आपने साहित्य में अपना जीवन खपा दिया। आप कैसे देख पाते हैं इन सब चीजों को? कितनी ग्लानि होती होगी एक साहित्य के पुरोधा को ये सब सारी विचार आज की विचारधारा को देखते हुए? अब जब कभी कवि सम्मेलन के मंचों पर जाता हूँ तो बहुत दुख होता है देख करके। लोग ऐसी कविताएं सुनाते हैं जो कविता की कोट में आती ही नहीं है। फूहड़पन है, अश्लीलता है और विद्रूपता है। जो कविता आप मंच पर सुनाते हैं वो कविता घर में बहु बेटियों को भी नहीं सुना सकते। इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे नए रचनाकार पैदा हो गए हैं जो कविता 2 लाइन की कविता सुनाएंगे, उसके बाद 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा तक व्याख्यान देंगे, और वो भी व्याख्यान सस्ती लोकप्रियता अर्जित कर रहे हैं। समझिए वो नौटंकी का मंच है। मैंने तो लिखा कि कवि लंठ जी आपको सचमुच हुआ गुरूर, तुम्हें लंठ जी हो गया सचमुच बहुत गरूर, और कविता लिखने का नहीं जब है तुम्हें शहूर, भड़ैती क्यों करते हो? तो आज भड़ैती हो रही मंचों पर, और यह देखकर बहुत ही दुख होता है। मैंने वो जमाना देखा है, ब्रजेंद्र अवस्थी का जमाना देखा है, काका हाथरसी का जमाना देखा है, शैल चतुर्वेदी का जमाना देखा है, रमानाथ अवस्थी का जमाना देखा है। ये लोग उमाकांत मालवी संचालन किया करते थे, हैं। लेकिन अब जिस तरह का प्रदर्शन हो रहा है कवि सम्मेलन के मंच पर, उससे बहुत ग्लानि होती है, बहुत कष्ट का अनुभव होता है। इच्छा ही नहीं होती है कि कवि सम्मेलन में कहीं जाए। और आज के जो श्रोता हैं वो भी दिशाहीन हो गए हैं। ऐसी कविताओं को सुन करके तालियां बजाते हैं। कम से कम उनको बहिष्कार करना चाहिए। आज की नई पीढ़ी उस कविता को सुन करके कोई दशा नहीं ले रही है। आज की नई पीढ़ी भी दिग्भ्रमित हो रही है इन कवियों के साथ साथ। आज का रचनाकार जो है वो दिशा विहीनता की ओर जा रहा है। इसलिए मेरा आग्रह है रचनाकारों से कि कम से कम इस तरह की रचनाएं ना पढ़ें जो आप अपने घर में बहु बेटियों को नहीं सुना सकते हैं। अश्लीलता ना परोसें, और यही हो रहा है। अभी आने वाले समय में आपकी कोई नई रचना का संकलन आने वाला है? हाँ, एक कविता का शीर्षक है अब क्या लिखना शेष बचा है। ये मेरी पुस्तक प्रकाशित हो रही है। मैं स्वामी विवेकानंद पर भी एक महाकाव्य इसमें लिख रहा हूँ और निरंतर सृजन में लीन रहता हूँ। मैंने हास्य व्यंग रचनाओं के साथ साथ गंभीर रचनाएं भी बहुत सी की हैं। कैकेयी पर भी एक खंड काव्य लिखा है। 4 पंक्तियां आपको कैकेयी पर निवेदित कर रहा हूँ। केवल 4 पंक्तियां लिखिए। माता कैकेयी को मैंने किस नजरिए से देखने का प्रयास किया है कि जनता को रो रो अपना मधुमास दे दिया। इस कविता को जब मैं सुनाता हूँ, इस 4 पंक्तियों को, तो पूरे देश में जहाँ जहाँ मैंने सुनाया है वहाँ लोगों ने जो है मुझे आशीर्वाद प्राप्त दिया है। देखें कि रो रो जनता को अपना मधुमास दे दिया, वात्सल्य को चीख चीख संन्यास दे दिया, और कैकेयी ने केवल जनहित की रक्षा में सबसे प्यारे बेटे को वनवास दे दिया। कैकेयी ने केवल जनहित की रक्षा में
सबसे प्यारे बेटे को वनवास दे दिया। जी। और मेरी एक एक 4 पंक्तियां हैं सिद्ध जो है कि कभी क्रोध की ज्वाला उर से नहीं उगलती, कभी क्रोध की ज्वाला उर से नहीं उगलती, दुर्दिन में भी अपने पद से नहीं फिसलती। मेरे मन का राम भाग्यशाली ये कितना, जिसकी सीता कंचन मृग पर नहीं मचलती, जिसकी सीता कंचन मृग पर नहीं मचलती। जी। तो सर आपकी आने वाली सभी पुस्तकों के लिए अग्रिम शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं, हमारी पूरी टीम, हमारे सारे दर्शक उम्मीद करते हैं आप इसी तरीके से स्वस्थ रहें, और जो हमारी जनरेशन है, जो लिटरेचर लिखने वाली जनरेशन है, काफ़ी कुछ आपके साहित्य से सीखेगी। और हमको समय देने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और भाई बृहस्पति पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो निरंतर क्रियाशील रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, बस्ती में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हमारे बस्ती जनपद में भी भाई विनोद उपाध्याय जी हैं, बहुत अच्छे रचनाकार हैं, और मैं इन्हीं के पास अब बैठता हूँ, सत्संग होता है। वैसे तो पुराने रचनाकार सब काल कौलित हो गए, अब वर्तमान में मैं तो जानता हूँ कि हम शून्यता की ओर अग्रसर हैं, लेकिन भाई विनोद उपाध्याय को देखकर मुझे आशा की किरण मेरे मन में पैदा होती है कि कम से कम इन्होंने बस्ती जनपद में एक साहित्य का अलग जगाया है, और तमाम साहित्यिक कार्यक्रमों का अनुष्ठान करते रहते हैं, और मेरा मनोबल भी बढ़ता रहता है। तो मैं आप सबके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। आपने बहुत मुझे समय दिया, और मैंने कुछ बाल कविताएं भी लिखी है, बाल कविताओं का भी मेरा एक संकलन प्रकाशित होने जा रहा है। तो हर विधा में कुछ न कुछ लिखता रहता हूँ, और आप लोगों का आशीर्वाद है कि यही मैं सृजन में निरंतर प्रगतिशील रहूं। मेरे जीवन का अभिप्राय, मैं साहित्य के प्रति हमेशा समर्पित रहा हूं। मेरे तमाम झंझावात आए, तमाम वेदनाएं आई, बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा, बहुत संघर्ष करना पड़ा, और संघर्षों की कोख से ही कविता का जन्म होता है। बस्ती में उस जमाने में बहुत से लोग ऐसे थे मठाधीश, जो ढकेलने का प्रयास करते थे लोगों को, रचना जिसमें प्रतिभा होती थी, जो अच्छे रचनाकार होते थे, लेकिन मुझको बेखटक मिर्जापुरी उस जमाने में हुआ करते थे, उन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ाया। मैं उनका इस समय उस संसार में नहीं है, लेकिन मैं उन्हें भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बेखटक मिर्जापुरी ने हमको बहुत आगे बढ़ाया। इसी तरह से बहुत हमारे गुरु थे डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव जी लखनऊ के, डॉक्टर राष्ट्रकवि सोमलाल द्विवेदी के सानिध्य में मैं बहुत दिनों तक रहा। लखनऊ जब वो आते थे, मैंने उन्हें बस्ती बहुत बार बुलाया भी है कवि सम्मेलन में। मित्रों, मैं उस समय कवि सम्मेलन कराता तो बहुत अच्छे अच्छे रचनाकारों को बुलाता था। 1996 में एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन कराया था, जिसमें देश का बहुत बड़े बड़े रचनाकार आए थे। राष्ट्रकवि सोमलाल द्विवेदी, महाकवि पंडित श्याम नारायण पांडे जी, ब्रजेंद्र अवस्थी, उसमें कैलाश गौतम हुआ करते थे, रमानाथ अवस्थी जो है, काका हाथरसी, उमाकांत मालवी, रूप नारायण त्रिपाठी, ये सब थे। कहाँ कहाँ तक नाम गिनाऊं। बस्ती के ही श्याम तिवारी थे, जो वाराणसी में रहते थे। उन्होंने माहेश्वर तिवारी हमारे बस्ती के ही हैं, जो इस समय मुरादाबाद में हैं। तो बस्ती का नाम उन्होंने भी काफी रोशन किया। बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद सर।